नमस्कार, अभिनंदन। जी हाँ, आज हिंदी की इस कक्षा में हम पुनः क्षितिज बुक को पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार रस समझ रहे थे और आज उस रस की नदी से निकलकर हम आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक के पास। और इस क्षितिज बुक के गद्य भाग में आज हम यशपाल जी द्वारा रचित इस निबंध को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें वो हमें क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ, आज की हमारे पाठ का विषय है लखनवी अंदाज। अब उससे पहले कि हम इस पाठ के बारे में कुछ समझें, हमारे लिए आवश्यक है कि हम लेखक के विषय में कुछ जान लें। ये निबंध श्री यशपाल जी द्वारा रचित है, जो अपने सभी निबंधों में, अपनी रचनाओं में आम आदमी की उपस्थिति को दर्ज कराते थे। उनके व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी सोच, राजनैतिक पाखंड, सामाजिक विषमताएं और रूढ़ियों के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं। सच्चाई पर आधारित झूठा सच उपन्यास उनके भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अर्थात इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने जो भी बताया है कि किस प्रकार भारत का विभाजन हुआ और वह त्रासदी हमारे सामने आई, उस सब का वर्णन इसमें है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ मुख्य उपन्यास अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि प्रमुख हैं। इनके उपन्यास और कहानियों में भाषा की स्वाभाविकता होती है और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अर्थात पाठ, कहानी, निबंध, उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि हम चरित्रों को जी रहे हैं। यदि हम लखनवी अंदाज, जो हमारा आज का मुख्य उपविषय है, की बात करें तो यशपाल जी ने यह लखनवी अंदाज जो है, यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है और यह उनकी एक स्वतंत्र रचना है और इस रूप में ही इस रचना को पढ़ा जा सकता है कि किस प्रकार जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है, ऐसा सामंती वर्ग, ऐसा जो एक वर्ग है जो दिखावे पर विश्वास रखता है, उस पर उन्होंने इस कहानी के माध्यम से कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। और कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति देखी जा सकती है। परजीवी संस्कृति से तात्पर्य है वह संस्कृति जिसे हम जी नहीं रहे हैं, लेकिन उस संस्कृति में जीने का प्रयास करते हैं। इसी निबंध को पढ़ने और समझने के लिए हम सभी आज यहाँ इस कक्षा में हैं। यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज, इस कहानी को, इस व्यंग्यात्मक जो आपके सामने व्यंग्य है, इसको मैं आपको इसके सार के रूप में समझाऊंगी और आपके लिए मुख्य कार्य यह होगा कि आप अपनी पुस्तक में एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जी हाँ, इस लखनवी अंदाज में लेखक अपनी बात शुरू करता है ट्रेन से और कहता है कि एक बार जब पैसेंजर ट्रेन में वो जाने वाले थे तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के उस समय क्या थे कि दाम जो हैं वो अधिक लगते थे, अर्थात टिकट जो है वो महंगा आता था। दूर जाना नहीं था,
भीड़ से बचकर नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट लिया। क्यों लिया? कि जिससे वहां बैठकर भीड़ से भी बच सकें और खिड़की में बैठकर आराम से जब प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए चलेंगे तो हो सकता है कोई नई कहानी उनके दिमाग में आ जाए और वो उसे लिख पाएं। जब गाड़ी छूटने वाली थी तो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर वह दौड़कर उसमें चढ़ गए और जैसा कि वो अनुमान कर रहे थे ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। वह डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात जहां पर कोई ना हो, कोई जन ना हो, कोई व्यक्ति ना हो। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे और उनके सामने ताजे ताजे चिकने चिकने दो जो हैं खीरे तौलिए पर रखे हुए थे और हमारे अचानक से उस डब्बे में कूद जाने से, क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी तो लेखक जो है वो दौड़कर कूद कर चढ़े तो सज्जन की आंखों ने देखा कि और उनकी एकाग्रता भंग होती सी नजर आई तो लेखक को उनकी आंखों में असंतोष सा दिखाई दिया, जैसे कि वह उनके वहां आने से खुश नहीं थे। लेकिन और ना ही उन्होंने हमें यह बताया कि आप संभलें या ना संभलें। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया जब हम वहाँ पर आकर बैठ गए। लेकिन हमसे क्या तात्पर्य है यहाँ पर? हमसे तात्पर्य है लेखक स्वयं को ही यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो जाकर जो लेखक थे वो अपनी उनके सामने वाली जो बर्थ थी उस पर बैठ गए। अब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, क्योंकि जो थर्ड क्लास का डब्बा था उसमें बहुत भीड़ होती थी और जो फर्स्ट क्लास का डब्बा था वह बहुत महंगा था। इसलिए मंझले दर्जे में ही सफ़र वो कर सकते थे। अब परेशानी आ गई उन नवाब साहब के सामने कि किसी व्यक्ति के सामने वो अपना खीरा कैसे खाएं। हम अपनी तिरछी निगाहों से, कनखियों तिरछी निगाहों से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और फिर नवाब साहब ने अचानक कहा, आदाबर्ज जनाब, खीरे खाने का शौक फरमाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर रहा है। उनकी भाषा में भी एक अजीब सा नवाबीपन देखने को मिलता है और उनकी प्रत्येक, उनका खाना पीना, उनका खड़ा होना बैठना, उनके प्रत्येक व्यवहार से उनका अंदाज जो है वो झलकता है। जी हाँ, इस प्रकार नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जो है ठीक है और जवाब में खीरे के लिए शुक्रिया कहा कि आप ही शौक फरमाएं। नवाब साहब ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। तौलिए से पूछा, यानी वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो कितने अदब से किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं। जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिरे काट कर गोद कर झाग निकाले और बड़े एहतियात मतलब संभाल कर फांकों को जो है छीला और बड़े करीने कहते हैं तरीके से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने उन तरीके से करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाकर नमक लाल मिर्च उन पर बुरकी और भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण कहते हैं कांपना, हल्का सा हिलना। स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं,
लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से भी अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक और हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़ककर ताजे खीरे की बुनियादी फाके देखकर हमारे मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान को निभाना भी उचित था। उत्तर फिर वही दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी। मैदा मतलब पेट भी जरा कमज़ोर है। और यह कहकर कहा कि शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस लेकर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और आनंद पलक मूंद कर उन्होंने उसका रसास्वादन किया और मुंह में भराए पानी को घूंट से गले में उतारा और उस फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अर्थात नवाब साहब का मन तो था कि इतने अच्छी नमक वगैरह लगी हुई खीरे की फांक को वो खा ले, लेकिन अपनी नवाबियत भी तो दिखानी थी, तो उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। और ऐसे इन्हें लेखक को दिखाने के लिए उनका मन होते हुए भी कि उन्हें खाना है और यह मन ना होते हुए कि बाहर फेंकना है, उन्होंने एक एक करके उन फांकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। देखो इतनी मेहनत की उन्होंने खीरा खाने के लिए, छीला धोया पोंछा, है ना, नमक मिर्च लगाया दी, और उसके बाद फिर उन्हें बाहर फेंक दिया। और इस कार्य से जब वो थक गए और लेट गए तो हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत जी। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने को नफीस या एब्स्ट्रैक्ट करने का को इसे जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर की तृप्ति मतलब पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह भी दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, कि वह हमारे पेट पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ज्ञान चक्षु कि उनकी समझ में आ गया कि उन्हें एक नई कहानी मिल गई है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार पर भी डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि भाई देखो ये नवाब साहब थे, इन्होंने खीरे के साथ इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें सूंघा और बाहर फेंक दिया और उसके बाद फिर डकार भी ले ली और यह भी दिखा दिया कि उनका जो पेट है वो भर गया है। तो फिर तो जब इन सब चीज़ों के बिना व्यक्ति का पेट भर सकता है, उसे डकार आ सकती है, तो लेखक व्यंग्यात्मक दृष्टि से यह सोचते हैं कि उनका मानना तो यही था ना कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो जब तक हमारे सामने कोई घटना ना हो, कोई सोच हमारे दिमाग में ना हो, तब तक हम कहानी नहीं लिख सकते। लेकिन इस स्थिति को देखकर लेखक ने अंदाजा लगाया कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। और इस प्रकार लेखक ने अपनी इस कहानी के माध्यम से, इस व्यंग्यात्मक निबंध के माध्यम से जो है हमें समझा दिया कि किस प्रकार से वो क्या कहना चाहते थे। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने नवाब साहब का बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। गृह कार्य आपके लिए बस यही है कि आप इस पाठ को बड़े ध्यान से सुने, जिससे इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन्हें हम आसानी से समझ भी सकें और लिख भी सकें। आज के लिए इतना ही।